आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। कोरोना की दूसरी लहर समाप्त हो जाने के बाद अब इस बात की चिंता सताने लगी है कि आखिर देश की अर्थव्यवस्था कब पटरी पर लौटेगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रवासी कारोबारी और आर्थिक मामलों के जानकार पारस चपलोत हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी। नमस्कार, मैं हूं शुभम पांडे। प्रवासी संदेश में आप सभी का इस्तकबाल है। कोरोना की दूसरी लहर अब समाप्त की ओर बढ़ चुकी है और इसी के साथ मुंबई, जो देश की आर्थिक राजधानी है, वो अनलॉक हो चुकी है। हर किसी को इंतजार है कि आखिर देश की अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पे आएगी और अर्थव्यवस्था कब तक जो है पूरी तरह से जो चरमरा गई थी, जो डगमगाई गई थी, वो पटरी पर कैसे लौटेगी। इन्हीं सारी विषयों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अर्थव्यवस्था के जानकार पारस जी चापलोत जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था आगामी दिनों में कैसी रहेगी। क्या कोरोना की जब तीसरी लहर आएगी तो क्या अर्थव्यवस्था उसी तरह से डगमगा जाएगी जिसका जो हाल पिछले साल हमने देखा था। पारस जी, सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद प्रवासी संदेश समझने के लिए। कोरोना की दूसरी लहर अब समाप्त हो चुकी है और जिस अर्थव्यवस्था की बात पिछले एक साल से हो रही है, आपको क्या लगता है कि अब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी? क्योंकि मुंबई अनलॉक हो चुका है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। मुंबई बंद थी तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। अब क्या लगता है कि चीज़ें सही हो जाएंगी, कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी जैसा 2019 में था? अर्थव्यवस्था ऐसा है, कुछ सेक्टर की अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई थी, जैसे टूरिज्म सेक्टर जी, ट्रैवल सेक्टर जी, होटल इंडस्ट्री जी, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, फूड है। बाकी सारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। फार्मा सेक्टर रोबोट ग्रोथ कर रहा है, बिल्कुल। इसी तरह इन 2 सालों में व्यापार का करने का तरीका भी बहुत कुछ बदल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। हर आदमी अब ये चाहता है कि अगर मुझे नाइकी का शूज ऑनलाइन मिल जाता है तो मैं शोरूम पे क्यों जाऊं। तो जो ऐसे बड़े बड़े शोरूम है उनको दिक्कत हो सकती है, पर जो ऑनलाइन बिजनेस वाले हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जो जीएसटी के नंबर आ रहे हैं और जो कंपनियां अपना प्रॉफिट दिखा रही है, उस हिसाब से अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी रिकवर करेगी। कुछ सेक्टर्स को छोड़ के, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, टूर्स एंड ट्रेवल्स को। फिर कुछ सेक्टर में और प्रॉब्लम है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसमें भी मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, तो उनको अपने बिजनेस का मॉडल चेंज करना पड़ेगा। बाकी देश तरक्की कर रहा है और ईश्वर करे तो 2022 में अपन जीडीपी ग्रोथ 9% के प्लस देखें। आपने कहा कि कुछ इंडस्ट्री को छोड़ के, जैसे मल्टीप्लेक्स सिनेमा, आपने कहा कि वो पिछले साल भी इसी तरह से हालांकि खुले तो थी लेकिन उस तरह से कारोबार, क्या उपाय होगा उनके लिए? क्योंकि वो बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है फिल्म इंडस्ट्री, सरकार की इस जीडीपी में टैक्स देते हैं कई सारे सितारे। क्या आपको लगता है क्या उनको चीज़ें करनी? क्योंकि आप जिस तरह से कहा कि ऑनलाइन जो जब से चीज़ें होंगी, लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, उस वजह से जो दुकानदार है वो काफ़ी परेशान है। तो ऐसी उसी तरह जैसे जो आप जिस इंडस्ट्री की बात की, जो चीज़ें अभी लॉस में चल रही हैं, उन्हें क्या नया तरीका अपनाना चाहिए? उनको ऑनलाइन आना चाहिए। अच्छा। जैसे अभी राधे पिक्चर रिलीज हुई है, ऑनलाइन आई है और पब्लिक की मेंटल मानसिकता बदल चुकी है। अब वो सिनेमा हॉल में, मल्टीप्लेक्स में जाना कम पसंद करती है। बिल्कुल। उसके 2 चीज़ें, कॉस्ट सेविंग है उनका नहीं जाना, घर पे नेटफ्लिक्स पे हर चीज़ अवेलेबल है। दूसरा, ये कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है, तो क्यों भीड़ में ज़बरदस्ती जाने का, जब हमको घर पे अवेलेबल है। तो फिल्म इंडस्ट्री से मल्टीप्लेक्स, पर्टिकुलर मल्टीप्लेक्स है, उनको उनका स्पेस को कैसे यूज करना है वो उनको डिसाइड करना है। बट टूरिज्म, टूर्स एंड ट्रेवल्स, जब अर्थव्यवस्था पूरी ओपन होगी, अनलॉक प्रक्रिया ख़त्म होगी, तो वापस चल निकलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। होटल इंडस्ट्री भी चल निकलेगी। होटल इंडस्ट्री में भी इतना इम्पेक्ट नहीं आया है। बहुत सारे होटलों ने क्वारंटाइन सेंटर बना दिए थे, वो पैकेज के साथ सुविधा दे रहे थे।
सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई मल्टीप्लेक्स वालों की। तो उनको अभी सोचना है कि अपनी इंडस्ट्री को कैसे, अपना जो स्पेस है उसको कैसे यूज़ करना है। पर जी कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, जो खासकर कहा जा रहा है कि बच्चों के ऊपर, क्या उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि बच्चे हैं, जिस तरह से 2 लॉकडाउन लगा, 2 लहर आई, इसमें सारी चीज़ें तबाह हो गई, बहुत सारे लोग सड़क पे आ गए हैं। तीसरी जो लहर आएगी उसमें आपको क्या लगता है, इससे इसका इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा, जो अक्टूबर तक आने की बात कही जा रही है? ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे तीसरी लहर कभी आए ही नहीं, फिर भी आ जाए। तो अभी दूसरी लहर से सरकार ने, पब्लिक ने बहुत कुछ सीखा है जी। अपनी चिकित्सा व्यवस्थाओं को, चिकित्सा तंत्र को सरकार ने भी दुरुस्त किया है, पब्लिक भी जागरूक हुई है। फिर भी ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, ईश्वर करे अक्टूबर नवंबर तक पूरा हो जाए तो शायद कंट्रोल करेंगे। और अपन तो ईश्वर से यही कामना करेंगे कि तीसरी लहर कभी आए ही। तो पर जी मध्यम वर्गीय को कहाँ किस तरह से देखते हैं, जो जिनकी छोटी सी दुकान थी, पिछले लॉकडाउन इसी तरह से बंद थी, इस साल भी हालत खराब है। जो राहत पैकेज की घोषणा तो सरकार की तरफ से हुई थी, लेकिन उसका कोई लाभ लोगों तक पहुंचा नहीं है। किस तरह से देखते हैं, क्या आने वाला समय उनके लिए इस तरह से रहेगा, क्या और चीज़ें बेहतर होगी उनके लिए? आपको क्या उम्मीद लगता है, सरकार और कुछ उनके लिए देगी? सरकार को, जो सरकार का एक थॉट है SME MSE जी, उसको छोड़ के जो दुकानदार है जिसकी 5 लाख की OD लिमिट है या 10 लाख की है, 25 लाख तक वालों को कम से कम 1 साल का मॉनिटरियम देना चाहिए, जिसकी OD लिमिट है, उसके बारे में सोचना चाहिए। उनको GST रिटर्न भरने का जो है उसमें छूट देना चाहिए। जैसे MSE मंथली भरी तो उनको एटलीस्ट क्वार्टरली करना चाहिए, तो उनके बर्डन कम हो। क्योंकि एक रिटर्न भरने के लिए CA उतनी ही फीस लेता है, और जो छोटे दुकानदार पिछले 3 महीने से करीब करीब बंद है, वो बैंक की किस्त नहीं भर पा रहे, और उनको ब्याज की भी छूट देनी चाहिए। जिनकी 5 लाख से 50 लाख के अंदर क्रेडिट लिमिट है, उनके लिए पर्टिकुलर स्पेशल पैकेज लाना चाहिए सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार लाए चाहे वो केंद्र सरकार लाए। क्योंकि अब की बार लॉकडाउन राज्य सरकारों ने लगाया है, इसलिए डिस्प्यूट का विषय नहीं हो, उन दुकानदारों को बचाना सरकार का काम है। पर जी का आखिरी सवाल है कि दूसरी लहर में आपका व्यक्तिगत किस तरह से रहा? पहली लहर भी सबने देखा, दूसरी लहर भी देखी, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस किस तरह से है? और जाते जाते एक आखिरी लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से चीज़ों को सर्वाइव करें, और जो है माहौल जिस तरह से है उसमें किस तरह से जीना चाहिए? पहली लहर में बहुत सारे गरीब लोगों को खाने की बहुत समस्या थी, इस बार वो देखने को नहीं मिला है। पर दूसरी लहर में अप्रैल आखिरी और मई पहले सप्ताह में मेडिकल से रिलेटेड, गरीब हो या अमीर हो, सबको बहुत प्रॉब्लम थी। वो एक पैनिक जैसी सिचुएशन थी। कोई कितना भी, एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा कि आपका रुतबा कितना है, जो अप्रैल एंड में कितना पैसा आप एक रेमडेसिविर खरीद के ला दो या एक वेंटिलेटर बेड ढूंढ के दे दो। तो ईश्वर करे तो वो नहीं आवे। रहा सवाल का जनता को लिए क्या मैसेज होना चाहिए, तो कुछ महामारियों में पूरे विश्व में एक तरह का एक वर्ग होता है जो उसको कालाबाजारी में तब्दील करने की कोशिश करता है जी। उनसे पब्लिक को बचना है। वो कैसे बच सकते हैं कि अपनी जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का संग्रहण नहीं करें। उसमें हमारा जैन धर्म का एक सिद्धांत है अपरिग्रह। तो मतलब आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ लें। ये जो रेमडेसिविर, ऑक्सीजन कंसंट्रेट, इन सब का शॉर्टेज हुआ तो ये सिर्फ पब्लिक का कुछ परसेंटेज, उसमें पब्लिक का भी संग्रहण एक कारण था। तो पब्लिक को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सब चीज़ ख़त्म हो गई है। लोकल अथॉरिटी है, स्टेट अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी है, वो सब देख रही है। तो उनको सहयोग करना चाहिए। कालाबाजारियों के चुंगल का आप खिलौना मत बनो। मेरा बोलने का मतलब है कालाबाजारी वाले क्या करते हैं,
चीज़ की शॉर्टेज पैदा करके आपके अंदर पैनिक कर और अपना प्रॉफिट कमाते, और अपन जाने अनजाने में आम आदमी उसका संग्रहण करके खिलौना बन जाता है। तो अपरिग्रह के सिद्धांत पे चलना चाहिए। दूसरा जैन धर्म का एक सिद्धांत है संयम, मतलब धैर्य रखो। सबसे बड़ी सत्ता ईश्वर है, उस कभी किसी का बुरा नहीं करेगी। अपना धैर्य किसी भी परिस्थिति में नहीं खोने का, यही मेरा संदेश। जय जिनेंद्र, प्रवासी संदेश बहुत बहुत आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी संदेश। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।